कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पर्यावरणीय भूगोल की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम ईपीटेट की बात करें, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, केवीएस की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, चाहे हम डीबीओ की बात करें, चाहे हम जिसकी बात करें, जिस भी भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आना लाजमी होता है। और अभी तो हमने बीईओ के या पर्टिकुलर जो भी मैंने पढ़ा था आज उसकी बारी भी आ गई है कि वहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं प्रयास ये करूँगा कि मैं पूरे तथ्यों को पूरी तरह से डिफाइन करके समझा के आपको बताऊं, और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये 50 प्रश्नों की एक बड़ी सीरीज है जहाँ पे हम आपके लिए एक पूरी तथ्यों के साथ हम इसकी व्याख्या करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक कि केवल हम तथ्यों को केवल आपको विकल्प बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सारे तथ्यों को भी डिफाइन भी करने का काम हम करते चलेंगे आपके ही साथ। तो आप जैसे जुड़िएगा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी पानी दीजिएगा। तो यहाँ पे आइए हम एक एक करके तथ्यों को देखना शुरू कर देते हैं। पहला आपके सामने है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो ये मैंने वैसे डिफाइन तो कर दिया था, मैंने पढ़ा भी दिया था। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे हम उपसौर कहते हैं कि अपसौर कहते हैं। पहले उपसौर आता है कि पहले अपसौर आता है। तो न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, ठीक। न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, किसके बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, बताइए कब होती है। तो यहाँ पे समझ में आएगा सबसे नजदीक कब होती है। जब सबसे नजदीक होती है तो उपसौर होगा कि अपसौर होगा। आइए इसके बारे में छोटा सा डायग्राम पहले लेते हैं, तो उसके बारे में हम अन्य तथ्यों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ये छोटा सा हमने क्या लिया, एक पथ ले लिया, यहाँ पे हमने सन को बना दिया, ये हो गया सन। अब हम लेते हैं ब्लू कलर में, हमने अर्थ ले लिया। एक बार पृथ्वी यहाँ आती है, एक बार पृथ्वी यहाँ आती है, ठीक। इसकी दो दिशा ले लिया, पृथ्वी यहाँ भी आती है, पृथ्वी यहाँ भी आती है। माने पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे, किस पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पे जो है पथ पे चक्कर लगाती है। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको जो जानने योग्य है कि पृथ्वी सूर्य के जो सबसे नजदीक की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे नजदीक होती है पृथ्वी, सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होती है। जिस समय करीब होती है उस समय गर्मी हमारे यहाँ नहीं पड़ती, ठंडी पड़ती है। तो एक कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर कि कब पड़ती है। तो हमें पता चला कि 3 जनवरी को पड़ती है। उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उपसौर कहते हैं। लगभग 147.2 मिलियन किलोमीटर, माने यम मिलियन किलोमीटर होती है। जबकि सबसे दूर की बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो दिन होता है 4 जुलाई का। क्या होता है, 4 जुलाई का होता है। अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। इस समय 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। यह आपके सामने मैं समझता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो ये टेट, बीईओ, केवीएस, डीएसएसबी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है, लेकिन मैंने यहां से आपको टेट के लिए पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं सारे तथ्यों को पढ़ लीजिएगा। यहां से पिछले प्रश्न आए हैं तो 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ। एक पहला टॉपिक पृथ्वी सूर्य से नजदीक कब होता है। सबसे नजदीक 3 जनवरी को होता है। कितना होता है, 147.2 मिलियन किलोमीटर, माने 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी। और उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह वर्ष प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को घटना घटित होती है। जबकि ठीक विपरीत इसकी अगर देखें तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर, माने 150.2 करोड़ किलोमीटर होता है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। जबकि पृथ्वी सूर्य से जो औसत दूरी है यहां से ये वो लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर, माने 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। उम्मीद करते हैं यह वीडियो या टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप हमें जवाब दीजिएगा, हम उसे डिफाइन करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करें या ना करें वो आपका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं ये चाहूंगा इससे शेयर आप जरूर करिएगा। बस आगे बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो इस प्रकार इसका जो प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है, तो उत्तर आपका आ गया 3 जनवरी को होती है। कै तारीख को होती है, 3 जनवरी को। कैसे होती है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक। समझ में आ गया कि कब होती है, 3 जनवरी को होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दूसरा कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है।
सॉरी, बफरिंग हो गया था, घबराइएगा नहीं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने आया है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। तो आप बताइए पहले अधिकतम दूरी कब होती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, आइए फिर हम वापस चलते हैं। फिर हम यहाँ पे ये देखिए डायग्राम हमने बनाया था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो सूर्य होता है वह होता है 3 जनवरी को, जब से इसकी अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम जो डिस्टेंस है वो होती है 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं। 152 मिलियन किलोमीटर माने 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस हिसाब से अगर हम प्रश्न का जवाब देखना चाहें तो जवाब इसका क्या होगा कि क्या होगा, सूर्य पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो, क्योंकि मैंने क्लास में पूरी तरह से पढ़ा दिया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। ठीक, यूपी टेट की कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कल से ही। तो यहां पे देखिए क्या होगा, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस वर्ष में नापते हैं? ये प्रकाश वर्ष में नापते हैं। क्यों? क्योंकि नॉटिकल मील को समुद्री मील कहते हैं। ये समुद्री मील होती है, ये समुद्री मील होती है। किलोमीटर फैदम भी क्या होता है? समुद्री मील होता है। जबकि सितारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। ए क्या होगा? इसका सही जवाब है। एक बार इसे समझ लीजिएगा। ठीक, फैदम नॉटिकल मील को समुद्री मील कहते हैं। 1.82 किलोमीटर बराबर एक फैदम में नॉटिकल मील होता है। ये नहीं होगा, इसका जवाब प्रकाश वर्ष होगा। हम ये पूछेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक प्रश्न एकदम मजेदार है, आपके सामने मजा आ रहा होगा प्रश्न हल करने में, तो वीडियो को शेयर तो कर दीजिए यार, लाइक मत करिए, पैसे कट जाएंगे आपके लाइक करने शायद, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पे मैं देखा अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं किस मंडल में घटती हैं? बताइए किस मंडल में घटती हैं? समताप में, क्षोभ सीमा, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, किस में घटती हैं? बताइए आप लोग, बताइए किस में घटती हैं? एक होता है क्षोभ सीमा, एक होता है क्षोभ मंडल। दोनों में क्या अंतर है? बताइए दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? अगर अंग्रेजी देखें तो ये होता है ट्रोपोपास कहते हैं इसे, ट्रोपोपास, इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है ट्रोपोपास ट्रोपोस्फेयर में? आइए इसको बहुत ही ध्यान समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। जैसे ये 2 जमीन थी, क्या थी? ये 2 लैंड था, कोई भूमि थी, ये था इंडिया का, ये था पाकिस्तान का। ध्यान समझिएगा, ये इंडिया की था और ये पाकिस्तान का था। अलग कहां से हो रहे हैं? बताइए दोनों अलग होंगे कि ऐसे रहेंगे? दोनों अलग होंगे। किससे अलग होंगे? रेड क्लिफ रेखा से। किससे? रेड क्लिफ रेखा से अलग होंगे। किससे? रेड क्लिफ रेखा से अलग होंगे। ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। किससे अलग हुए? रेड क्लिफ, माने दोनों के बीच डिवाइडिंग काम कौन किया? रेड क्लिफ किया। उसी तरह क्षोभ मंडल और समताप मंडल कहां से अलग होते हैं? उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। माने दोनों, जहां क्षोभ मंडल खत्म होता है उसके ऊपर क्या होता है? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। दोनों के बीच जो लेयर होता है, बीच की जो डिवाइडेशन होता है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ट्रोपोपास या क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। इसकी खोज, इसमें एक हवा चलती है जिसकी खोज बैडमैन और फैटमैन, जब बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे 9 अगस्त और 6 अगस्त को, उसी समय की गई थी। वहां पे हवा की खोज की गई थी। इसे जेट स्ट्रीम की धारा कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम की धारा यही बहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए जेट स्ट्रीम धारा कहां बहती है, तो क्षोभ सीमा में बहती है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्षोभ मंडल होगा, वो होगा ट्रोपोस्फेयर। क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? उसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। समताप मंडल में तो जहाज उड़ा करते थे, ठीक, और आयन मंडल में तो रेडियो तरंगे निकला करती थी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ये शेयर करेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लाइक करेंगे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, फर्क इतना और लोगों के पास पहुंच जाएगा। मैं अच्छा पढ़ा तो ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप भेज शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। वायुमंडल कौन सी परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो आपको पता है ये ओजोन। क्या करती है? ओजोन। ओजोन एक प्रकार की गैस है जिसे क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। इसे हम, ये ओजोन एक प्रकार गैस है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ओजोन गैस की खोज किसने की थी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन नामक विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओजोन गैस की खोज की थी। जबकि ओजोन क्षय का पता सबसे पहले ब्रिटेन के फोरमैन ने लगाया था, और यह एक परत के रूप में है, एक लेयर के रूप में है, जिसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं। कभी कभी इसे हम ओजोन स्पेयर के नाम से जानते हैं, ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन नामक विद्वान ने कहा था। और मीथेन को CH4 कहते हैं। ठीक, यह एक मार्स गैस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन है, हीलियम है, सबसे हल्की गैस होती है। नाइट्रोजन जो होती है ये हमारे वायुमंडल सबसे ज्यादा है, 78.08%। तो मैंने चारों को लगभग डिफाइन कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर आपके? हाँ, सबसे बड़ा छिद्र अटलांटिक महाद्वीप पर है, या तो कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट की देखिए एक नई बैच कल से स्टार्ट हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम है। अगला प्रश्न है, शायद अपना प्रश्न अगर आप जानते होंगे तो देखिए अगला प्रश्न है, डोल ड्रम की पेटी सामान्यतः कहां होती है? आप जरूर जवाब दीजिएगा कि डोल ड्रम की पेटी कहां होती है। तो डोल ड्रम को कहते हैं कि शांत पेटी। क्या कहते हैं? शांत पेटी कहते हैं, जिसे हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। डोल ड्रम तो आपको तुरंत बता देंगे, अगर आप कहें तो हम डोल ड्रम को पूरा व्याख्या करके बता दें, ताकि कभी जिंदगी में आप डोल ड्रम को भूले ना। लेकिन एक बात और है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक करें या ना करें वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। एक प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही बताया, ये भूमध्य रेखा के निकट होती है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। लेकिन डोल ड्रम बनता कैसे है? डोल ड्रम बनता कैसे, ये भी प्रश्न आपके जानने लायक है। तो हम बताते हैं आज। ये यूपी टेट की क्लास एक तरह से कह सकते हैं, यूपी टेट में भी आएगा ये पूरा, और ये यूपी टेट अपर प्राइमरी दोनों के साथ साथ। ठीक, तो ये डोल ड्रम कहते किसे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, डोल ड्रम किसे कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर करिएगा जरूर से। आइए डोल ड्रम के बारे में जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया था। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे अब डोल ड्रम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आपको क्लियर था ना? अब हम डोल ड्रम पढ़ेंगे। डोल ड्रम के लिए इतना जान लीजिएगा पहले, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी पे ये बीच में डिग्री रेखा जिसे कहते हैं 0 डिग्री, ये ऐसा बिंदु है इस पे कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में सूर्य किरणें सीधी चमकती है। माने कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, सीधी किरणें एकदम सीधी चमकती हैं, उस समय एक घटना घटती है। क्या घटती है? यहाँ पे सूर्यातप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। यहाँ का मतलब अगर देखें तो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे दोनों गोलार्धों में सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी। जो सबसे ज्यादा गर्म होगी, यहाँ की जो सरफेस होती है, जो धरातल होती है, ये गर्म होती है। जो गर्म होती है, इनके संपर्क में जो हवा आती है, ठीक, जो संपर्क में हवा आती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो हल्का हो जाता है। तो ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायु दाब बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने के कारण सभी हवाएं ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ का जो माहौल होता है शांत हो जाता है। इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? डोल ड्रम या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे होती हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आ गया कि डोल ड्रम की पेटी कहाँ पे होती है? सामान्य स्थिति में तो भूमध्य रेखा के निकट होती है, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, कुल मिलाकर 10 डिग्री में होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका?
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? बताइएगा फेरेल का नियम किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा, काफी मजा आएगा। यूपीटेड स्पेशल क्लास कल से चलेगी। बताइए ये फेरेल का नियम किस लिए होता है? फेरेल का नियम, पवन की दिशा में पवनों का वेग, तरंगों की तीव्रता, इसमें कोई नहीं, क्या होगा बताइए? ध्यान सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जब चलती हैं तो अपने दाएं घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हवाएं चलती हैं अपने बाएं घूम जाती हैं। इसी को फेरेल का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम फेरेल नामक विद्वान ने इसका सबसे पहले पता लगाया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेल का नियम कहते हैं। आइए देखिए कैसे कहते हैं। ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे 0 डिग्री हो गई, ठीक है। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं घूम जाती हैं। कैसे? जैसे देख लीजिएगा, अगर यहां से कोई हवा चली, यहां पे नीचे आने के लिए हवा चलेंगी, तो यहां पे चल रही है नीचे, तो हवा आनी चाहिए वास्तव में यहां, लेकिन जब यहां पहुंचती है पृथ्वी क्या होती है? थोड़ी सी आगे चली जाती है। आगे चली तो हवा कहां आती है? यहां आती है, तो ये क्या हो गई? अपने दाएं चली। मतलब अगर इधर से हवा ऊपर की तरफ चली, ऊपर जाके हवा क्या होती है? आगे, क्योंकि पृथ्वी आगे की तरफ चला जाता है तब। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाती हैं, इसे फेरेल का नियम कहते हैं। ये सबसे पहले फेरेल ने बताया था, ठीक। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा पवनों की दिशा, अर्थात इसका उत्तर ए होगा कि पवनों की दिशा से संबंधित है फेरेल का नियम। याद रखिएगा, ठीक। एक बात यहां से और आपके जानने योग्य है कि फेरेल के नियम से ही आगे हम लोग जब चक्रवात पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। अभी तो आप लोगों को पेड क्लास जब चलेगी, जब वहां पे हम चक्रवात पढ़ाएंगे, साइक्लोन पढ़ाएंगे, तो और मजा आएगा आपको कि चक्रवात भी कैसे कैसे चक्रवात की चच्चू बनती है, कैसे क्लॉकवाइज घूमती है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कैसे प्रति चक्रवात जन्म लेता, कैसे लो प्रेशर अंदर, लो प्रेशर हाई प्रेशर बाहर, फिर हाई प्रेशर बाहर, लो प्रेशर अंदर। ये मजा आएगा तब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा? फेरेल का नियम। आगे बढ़ते हैं, टोर्नेडो से क्या संबंध है? टोर्नेडो का संबंध किससे है? टोर्नेडो संबंध किसका है बताइए? टोर्नेडो क्या होती है? अभी जिसका जिक्र ही मैं कर रहा, जलधारा बाद में पढ़ाएंगे। अरे भैया टेट की क्लास में ये इंपॉर्टेंट है, ये टेट में भी आएगा, कहाँ आप परेशान है? ये बीयू के साथ साथ केवीएस डीएसएसबी के साथ साथ ये यूपी टेट में भी आएगा। आपने सिलेबस तो देखा होगा। कल तो पूरी क्लास चलेगी, कल से एकदम टाइम टू टाइम चलेगी ना, क्योंकि आज थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी हमारी, थोड़ा सा सामान लेने हम भी चले गए थे, जैकेट वगैरह नहीं था मेरे पास। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि टोर्नेडो क्या एक नाम है किसी का, इसे क्या कहते हैं? आपने चक्रवात के विभिन्न नामों से जाना होगा, सुना होगा। ये एक प्रकार की क्या है? ये निम्न दाब लो प्रेशर होता है। यहाँ बीच में क्या होता है? अगर इसको देखना चाहें हम लोग तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक। बीच में लो प्रेशर होता है और कॉर्नर पे हाई प्रेशर होता है। माने यह एक निम्न वायुदाब क्षेत्र का पेटी या एक निम्न वायुदाब क्षेत्र का स्थान होता है। अर्थात इसका जो उपयुक्त उत्तर है वो क्या होगा? वो बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, पछाप शब्द से क्या तात्पर्य है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा आपका दिमाग काम किया, अगर आपने मेरी क्लास लिया होगा, बताइए तो बताइए क्या होगा? पछाप शब्द का क्या मतलब होगा बताइए आप लोग? पछाप क्या होता है? पछाप क्या होता है बताइए? पछाप से क्या आशय निकलता है कि पछाप है क्या वास्तव में? तो हमें ज्ञात होता है पछाप एक प्रकार का बादल होता है। क्या होता है? पछाप एक प्रकार का बादल होता है। हाँ बताइए कैसा बादल होता है? यह एक ऊंचा बादल होता है। पछाप क्या होता है? यह एक ऊंचा बादल होता है जिसे हम पछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? यह एक ऊंचा बादल होता है, ठीक है। वर्षा वाली बादल के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। समुद्री जल में कौन से यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बताइए? ठीक है, बताइए सबसे अधिक मात्रा में कौन सी यौगिक पाई जाती है बताइए? 10 का आराम से बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझाइए, ठीक है। आराम से बताइए क्या होगा? सोडियम क्लोराइड।
इसका सही जवाब है, इसका बी जवाब है सोडियम क्लोराइड NaCl। सही जवाब दिया आपने कि इसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। इसका जवाब बी सही है, माने बी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों को। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाकी आप माने या ना माने आपकी इच्छा। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है। ये गल्फ स्ट्रीम क्या, भी कुछ देर पहले किसी ने पूछा था। गल्फ एक खाड़ी होती है, गल्फ को खाड़ी कहते हैं, तो वहां से एक धारा निकलती है, स्ट्रीम को धारा कहते हैं, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये धारा कहां से निकलेगी? ये धारा एक जलधारा है और आपको पता होना चाहिए। ये आपके अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में, KVS में, BEO में, दोनों में आपका ये महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका क्या उपयुक्त उत्तर क्या होगा? 11 नंबर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको छोटा सा डायग्राम, मेरे पास तो डायग्राम है नहीं, हम छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और गलत बन जाएगा तो चलाइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये पूरी ग्लोब है। इस ग्लोब में यहाँ पे हमारा सही बन नहीं पा रहा यार, मैं आदत छोड़ गया, काफी दिन हो गया। ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हाथ नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए उत्तरी अमेरिका हो गई, ये दक्षिणी अमेरिका, माना बहुत बढ़िया नहीं बन पाया है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गई, यहीं से गुजरती है आपकी लगभग 0 डिग्री, माना 0 डिग्री गुजरती है। यहीं पे गल्फ की खाड़ी है, तो गल्फ की खाड़ी से धारा निकलती है, उसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहेंगे। लेकिन जिन धाराओं का उद्गम भूमध्य रेखा के पास होता है, भूमध्य रेखा पे गर्मी होती है, तो गर्म जलधारा होगी। तो जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये गर्म जलधारा है। किसमें? अटलांटिक महासागर में होती है। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा? ये गर्म जलधारा है, ठीक है। कैसी है? गर्म जलधारा है। जलधारा को करंट कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपके सामने हिंद महासागर की गर्म जलधारा का नाम बताइए। हिंद महासागर एनसीईआरटी किताबों में लदे पड़े हुए हैं। अगर हिंद महासागर की गर्म जलधारा की बात करें तो जो लैब्राडोर की धारा, ये ठंडी जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर की, आंध्र महासागर की है लैब्राडोर। उधर से लैब्राडोर आती है, इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है, जहां दोनों का मिलन होता है। फॉलैंड में वहां मछली खूब पाई जाती है। ये सभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, BEO की बैच जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां मजे से पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, जहां पे 2 जलधाराएं, ठंडी और गर्म, 2 जलधाराओं का मिलन होता है। जहां पे जो जलधाराओं का मिलन होता है, एक तरफ ठंडी जलधारा, एक तरफ गर्म जलधारा, वहां पे पता दुनिया की सबसे ज्यादा पहले कोहरा खूब पड़ेगा। जहां पे एक तरफ गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, दोनों जलधाराओं का जब मिलन होगा तो खूब कोहरा होगा। और जहां पे खूब कोहरा होगा वहां पे पता क्या होगा? खूब मछलियां पाई जाती, गर्म वाली, ठंडी वाली। वहां पे प्लैंक्टनिक वनस्पति हो जाती है, इसे खूब खाती हैं, इसलिए वहां पे खूब ज्यादा मछलियां मिलती हैं। तो इसमें क्या होगा? हाँ, अग्लुहास की जो जलधारा होती है ये हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा, क्योंकि लैब्राडोर, ग्लेशियर, हम्बोल्ट बोल सब ठंडी जलधारा है। गर्म पूछा है तो गर्म क्या है? अग्लुहास की जो धारा होती है ये एक गर्म जलधारा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कल की टाइम टेबल आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। कल से सभी क्लासेज क्रमशः स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका मोस्ट वेलकम, ठीक। टेट की क्लासेज हमने 1000 रुपये में शुरू की, अगर आपको जुड़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम, नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं। स्पेशल क्लासेज है क्योंकि सभी टीचर को पे हम कहाँ से करेंगे अगर आप लोग साथ नहीं देंगे। बाकी फ्री क्लासेस शाम को चलती रहेंगी इसी की तरह। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल सागर एक उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड सी से कहते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है वलि संरचना का, लावा संरचना का, भ्रंश संरचना का, अवशेष संरचना का, किसका है? लाल सागर, रेड सी। सभी धाराओं को याद करने का ट्रिक है भैया, आप लोग मिलेगा एक ही दिन में, एक ही दिन में नहीं मिल जाएगा। बताइए। देखिए, अगर हम रेड सी की बात करें तो भ्रंश संरचना है। ये भ्रंश क्या होती है आइए हम लोग मिलकर समझते हैं। ये भ्रंश क्या है? इसे रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिफ्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर, रिफ्ट स्ट्रक्चर, रिफ्ट वैली होती है ऐसे, ध्यान से समझिएगा। अभी आज मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा। आपने सुना है कभी झूठा पर्वत सुना है? झूठ बोलते हुए लोगों को सुना होगा। क्या आपने कभी झूठा पर्वत सुना है? झूठा पर्वत नहीं सुना है? झूठा पर्वत, जैसे झूठे लोग होते हैं तो पर्वत बोलते हैं, झूठा पर्वत। आइए देखते हैं झूठा पर्वत क्या होता है, एक बार ध्यान समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई स्थान था, ये यहाँ पे एक स्थान था, रुक जाइए, हाँ ठीक है।
इस डायग्राम को देखने के बाद आपको एक बात स्पष्ट हो रहा है क्या, कि यह भूमि इधर खिसक गई, यह भूमि इधर खिसक गई, तो बीच वाला हिस्सा कहां चला गया, नीचे चला गया। ध्यान देखिएगा, इधर वाला हिस्सा इधर चला गया, इधर वाला हिस्सा इधर चला गया, बीच की भूमि क्या होगी, नीचे चलेगी, नीचे चलेगी। इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं इसे, रिफ्ट वैली। इसे क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली क्या होती है, दो स्थान खिसक गए, देख रहे हैं, येलो वाला है, ये ग्रीन वाला, मतलब ये हिस्सा कभी यहां रहा करता था, ये नीचे चला गया, इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। एक बात, दूसरी बात यहां जानने योग्य है कि झूठा पर्वत क्या है। अगर कोई व्यक्ति पहले यहां था, कोई व्यक्ति पहले यहां था तो कुछ भी नहीं था, पूरा प्लेन था, लेकिन अचानक जमीन नीचे धंस गई। जब नीचे धंस गई तो जो यहाँ पे अगर कोई इंसान है तो ऊपर जब देख रहा है उसे क्या दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है। क्या हुआ, पर्वत दिख रहा है। पहले पर्वत था नहीं, कि वो जगह तो था लेकिन वो चला गया नीचे, तो यहाँ वाले व्यक्ति को क्या होगा, यहाँ ये पर्वत नजर आएगा। पहले समान भूमि था, ये नीचे चला गया, तो इसे कहते हैं झूठा पर्वत। जो रिफ्ट वैली आती है, क्या होती है, रिफ्ट वैली जब आती है तो रिफ्ट वैली में जब कोई स्थान नीचे चला जाता है, वहां से देखने पे जो सामने पर्वत होता है उसे झूठा पर्वत कहते हैं। तो जो मृत सागर है, ये देख रहे हैं लाल सागर, सॉरी जो लाल सागर है, जो रेड सी है, वो क्या है, एक भ्रंश संरचना है। क्या है, इसी तरह की संरचना है, रिफ्ट से। ठीक, यू आकार की घाटी हमने तो पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। यू आकार की हिमनद बनाती हैं और वी आकार की घाटी नदियां बनाती हैं, आई आकार की नदियां बनाती हैं। ठीक, यहां तक क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, बताइए। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, शेयर करना ना भूलिएगा आप लोग। अच्छा, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप पूछ रहे थे, ऑनलाइन एडमिशन के लिए ये नंबर है 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, यहां पे प्रश्न क्या था आपका कि रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है, आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, इसमें से कोई नहीं। बताइए कैसे होती है, कैसे होती है, बताइए आप लोग। बताइए कैसे होती है। देखिए आग्नेय, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा रूपांतरित सेल होता क्या है। इसे अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, खूब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आपने सही बताया, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं। मतलब जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक दाब और ताप से उनके रंग रूप बदल जाए, लेकिन उन्हें वियोजन हो, उन्हें विघटित हो, ऐसी प्राप्त जो चट्टान होती है उसे रूपांतरित सेल कहते हैं। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में एक बात और हम बताना चाहेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया, हाँ, जैसे छोटा सा उदाहरण लिया कि जैसे हमने ले लिया मिट्टी। मिट्टी में क्या किया, उसके सान दिया, मिट्टी को गूंथ दिया, गूंथने के बाद उसे आग में डाल दिया, उसके बाद हमें ईंट प्राप्त होती है। ईंट क्या होगी, पहले मिट्टी भुसभुसा था, फिर क्या उसमें मिट्टी में पानी मिला दिया, गूंथ दिया, आग में डाल दिया, क्या बन गया, ईंट बन गया। तो ऐसी जो प्राप्त चट्टान होती है उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या हो गया, मेटामॉर्फिक। इसका मतलब क्या होता है, आग्नेय सेल या अवसादी सेल जो अपर्दित होती हैं, उनमें दबने बाद या अपर्दन के बाद उसमें अत्यधिक दाब या ताप हो जाता है, उससे जो चट्टान प्राप्त होती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स या उसे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे आपका मार्बल है, संगमरमर, पहले क्या होता है, अवसादी सेल होता है, उससे मार्बल बन जाती है, नीस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आग्नेय तथा तलछटी दोनों, माने आग्नेय तथा अवसादी दोनों प्रकार के चट्टानों से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है। देखिए मैंने कल एक बात बताया था, जैविक चट्टान कौन सी होती है, वह चट्टान जो अवसादी सेल होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जिसे परतें पाई जाती हैं। ठीक, जिसे परतें पाई जाती है वो ही क्या होगा, उसमें जीवन पाया जाता है। तो कौन सी है, बताइए बताइए। लाइट हाई लो इसलिए होती है ना, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तभी पैसे नहीं है कि मैं कैमरा खरीद सकूं। तो जब फ्लैश सामने होता है तो उसे रीड करता, जैसे फ्लैश हटता है लाइट डिम हो जाती है। बताइए, देखिए यहाँ पे कोयला है, ये परतदार सेल है, ये एक अवसादी सेल होती है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मार्बल क्या है, संगमरमर, अभी मैंने बताया ये तो आग्नेय है। ग्रेनाइट ये भी आग्नेय है। फिर स्लेट, ठीक, ये मेटामॉर्फिक हो जाती है आग्नेय से, हाँ। और ये जो कोयला बचा वो परतदार है,
जैसे परत, कभी कोयले पटकी वो परतें पाई जाती हैं जो अत्यधिक दाब और ताप से पेड़ पौधे दब जाते हैं, फिर वो कोयले के रूप में होते हैं, फिर इसी कोयले से डायमंड निकलता है। ठीक, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, कोयला और शादी है। ठीक, आगे आते हैं। गंगा सिंधु मैदान में, ये भी मैंने पढ़ाया था, ये आपके नोट्स में भी था और हमने जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी वहां भी था। गंगा सिंधु के मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा और सिंधु के मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताइए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? मैंने पढ़ाया था, ये प्रैक्टिस सेट में पिछले भी था। कौन सी मिट्टी होगी बताइए? तो उसकी होगी जलोढ़ मिट्टी। क्या होगी? उसके लिए होगी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला है गंगा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया क्या? गंगा सिंधु मैदान कौन सबसे अधिक मिट्टी पाई? जलोढ़ मिट्टी। हाँ, चलिए अगला आपके सामने है कि उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है, मिलाने वाली रेखाओं क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए, तड़ित झंझा का मतलब होता है बिजली कड़कना। तो जिस स्थान पर होता है उसे आइसोब्रोंड कहते हैं। आइसोब्रोंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्रोंड कहते हैं। मैं जौनपुर जनपद से पढ़ा रहा हूँ। जौनपुर जनपद, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती है। ऑनलाइन क्लास कल से प्रारंभ। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको मोस्ट वेलकम, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, फ्री क्लासेस हमको आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है आइसोबोथ रेखाओं। आइसोबोथ रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आइसोबोथ होती हैं इनको गहराई, जहाँ पे गहराई होती है, डीप ओशियन होता है या डीप स्थान को मिलाने के लिए, हम गहराई मापने के लिए आइसोबोथ रेखाओं का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ या आइसोबोथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गहराई मापने के लिए, डीप के लिए। कल से आपकी बाल विकास की पेट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बिली बिली से क्या तात्पर्य बताइए? काफी मजेदार प्रश्न है। बिली बिली से क्या तात्पर्य है? बताइए, बिली बिली से क्या तात्पर्य है आपका? बिली बिली से क्या तात्पर्य है आपका? भूकंप नहीं है, अत्यधिक उच्च ज्वार नहीं है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। माने ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होता है उसे विली विली के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विली विली के नाम से जाना जाता है। जो ऑस्ट्रेलियाई चक्रवात होते हैं उन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है? रिएक्टर पैमान, रिएक्टर माप के किसका माप किया जाता है? रिएक्टर मापक से किसका माप किया जाता है? पवन के वेग का, गहराई का, ऊष्मा का, भूकंप का। तो बताइए आप किसका माप किया जाता है? रिएक्टर स्केल से या रिएक्टर पैमाने से किसकी माप की जाती है? बाल विकास कल करा दिया जाएगा। अभी कल से किस लग जाएगी बाल विकास की, परेशान ना हो। बताइए। बस भूकंप का आपको ही पता होगा। भूकंप इसका सही है, 20 का सही जवाब है भूकंप। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे है? कॉकेसाइड से, निग्रोइड से, ऑस्ट्रेलाइड से, मंगोलाइड। ये हमारी क्या है? ये हमारी प्रजातियों के बारे में बताया गया है। मतलब ये कौन कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जौनपुर जनपद से, जौनपुर से, राज्य हिंद। ठीक, क्या होगी? बताइए, अधिकतर भारतीय संबंध किससे है? बताइए। जो भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें कॉकेसाइड सबसे ज्यादा है। क्या है? कॉकेसाइड। इसकी विशेषता जब हम लोग पेट क्लास में, जब हम मानव भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि इसका संबंध कहां से है। तो इसके लिए कॉकेसाइड है। क्या होगा? कॉकेसाइड जी, इसका एक होगा। इसको डिफाइन करेंगे, इसकी क्या खासियत है, निग्रोइड क्या होते हैं, मंगोलाइड क्या होता है, ऑस्ट्रेलाइड क्या होता है, इस सब की अलग अलग पहचान होती है। हाँ, किसी के नाक बड़े होते हैं, किसी के सर की चौड़ाई लंबी होती है, नाक लंबे, बाल घुंघराले, ये सब कई चीज़ें से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लंबी कदकाठी, नाटी कदकाठी। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अमेरिका के जो निवासी हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप बताइए, जवाब दीजिएगा।
इसको शेयर करना ना भूलेगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी संख्या कम है, आपने आधे से कम लोग ने भी लाइक किया, लाइक करने वालों की संख्या काफी कम है। अरे बुशमैन नहीं कहते यार, अमेरिकन निवासी जो रेड इंडियन थे उन्हें क्या कहते हैं बताइए? उन्हें अमेरिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिंद कहते हैं, उन्हें अमेरिंद कहते हैं। नहीं, बुशमैन वहां के नहीं है, बुशमैन वहां के नहीं है। अब फिर से सर्च मरेगा, यहाँ पे पूछा अमेरिका के वो निवासी जो रेड इंडियन थे, रेड इंडियन को अमेरिंद कहते हैं। केवल रेड इंडियन की बात कर रहा है, सबको नहीं। तो रेड इंडियन जो थे उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, रेड इंडियन कैसे था आपने सुना होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोलंबस कहाँ निकला था। उसके पहले कोलंबस पहले कौन आया था? कोलंबस ने क्या किया था? हमारे यहाँ भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। उसके पहले भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। जो वहां पे गया तो वहां के लोगों को देखा, वहां के अलग तरह के लोग थे। तो वहां क्या कहा? ये रेड देखने में गोरे गोरे थे, तो उन्होंने कहा तो इंडियन तो नहीं है। जब इंडियन नहीं है इसका मतलब क्या? ये रेड इंडियन है। तो उन्होंने रेड इंडियन कहा। उन्हें रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका को उन्हीं को कहा जाता है कि अमरिंदर। और जो बुशमैन आप लोग बता रहे अफ्रीका की जनजाति है, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन पाया जाता है। आगे आते हैं, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण है बताइए? चावल, देखिए चावल जहां पे मानसूनी क्षेत्र होता है, जैसे चीन तुल्य जलवायु, भारतीय जलवायु, जहां पे मानसूनी जलवायु होती है वहां पे चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। कहां पे? जहां पे चावल के उत्पादन सबसे ज्यादा होती है वहां पे मानसूनी क्षेत्रों में, वहां मानसूनी क्षेत्र होता है वहीं पे चावल ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक, एक भूमध्य रेखीय स्टेपी भूमध्य सागरी पे नहीं होगा। जहाँ पे जो भूमध्य सागरी होता है यहाँ पे रसदार फल मिलते हैं, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, अंगूर हुआ, वो भूमध्य सागरी क्षेत्र के पास मिलते हैं। ये जानते रहिएगा आप लोग। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों के लिए आ भी गया? कौन सा क्षेत्र रसदार फलों की नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है बताइए? अभी जस्ट हमने बताया, अब बताइए कौन सा है? अभी जस्ट हमने बताया रसदार फल के लिए। रसदार फल के जानते हैं, जहां उत्तरी में अफ्रीका महाद्वीप, उसके ऊपर यूरोप है, उसके बीच में भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागर के चारों तरफ जो बेल्ट होता है, उस पट्टी होती है, उससे हम भूमध्य सागरी क्षेत्र कहते हैं। तो भूमध्य सागरी क्षेत्र के पास सबसे ज्यादा फल, रसदार फल, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, सबसे ज्यादा मिलता है। उसकी खासियत क्या होती है इसकी बात जान लीजिएगा कि उनसे वहां पे सबसे ज्यादा वाइन मिलती है, दारू सबसे ज्यादा मिलती है इसी की वजह से, बियर सबसे ज्यादा मात्रा में इसी वजह से। ठीक, वहां पर रसदार फल होते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना भूल जाएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मस्तूरी क्षेत्र में कटीली होती है, मानसूनी क्षेत्र में चावली जैसे होती है। अगला है, कौन से क्षेत्र में मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? अगर मुलायम लकड़ी के वन कहां से मिलते हैं? बताइए कहां पे? एक बात याद रखिएगा कि जहां पे खूब बर्फ पड़ेगी, जब बर्फ पड़ेगी तो जो वन होंगे वो नुकीले होंगे, शंक्वाकार होंगे, उनके तने ऐसे हों ताकि जब वर्षा हिमपात ज्यादा हो तो जब टेम्परेचर डाउन हो जाए, जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो अगर हमारे यहाँ के जो पेड़ फट जाएंगे तो वहां पे क्या होने चाहिए? उनके तने मुलायम होने चाहिए। अर्थात क्या होगा? शीतोष्ण प्रदेश जहां पे खूब ठंडक भी पड़े तो टेम्परेचर जब खूब डाउन हो जाएगा तो डाउन होने के पेड़ अपने आप फटेंगे नहीं, पेड़ फटेंगे नहीं, तो ऐसे क्षेत्र होंगे शीत। और ऐसे क्षेत्रों के जो पेड़ होते हैं उनसे हमें कागज मिलता है ज्यादा। क्या मिलता है? कागज सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अगला है मूंगफली। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पाया जाता है तो अभी जवाब आप बाद में दीजिएगा, लेकिन पूछा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइएगा? बताइए मूंगफली सबसे ज्यादा कहां मिलता है?
देखिए इसका है डी, चीन होगा। क्या होगा? चीन। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? गुजरात में। भारत में पूछेगा तो गुजरात, लेकिन पूछा क्या वर्ल्ड में देश, कौन सा देश सबसे बड़ा देश पूछा है तो चाइना है। क्या है? चाइना है। इंडिया में गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। तंबाकू का, इसमें भी चीन है। कहवा में ब्राजील है। ठीक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और ब्राजील कहवा के लिए है। आगे बढ़ते हम लोग। लंबे रेशों वाली कपास, लंबे रेशों वाली कपास सर्वाधिक उत्पादक कहां होती है? बताइए। बताइए कहां पे लंबे रेशों वाली कपास सर्वाधिक कहां होती है? ये कपास अलग है, और अच्छा जूट कहां होता है सबसे ज्यादा? जूट नहीं है ना भाई। हाँ, जूट सबसे ज्यादा कहां होता है? देखिए, अगर हम लंबे रेशों वाली कपास की बात करें तो यूएसए में होता है। कहां पे होता है? यूएसए में। जूट अगर पूछता, अगर जूट पूछता तो जूट में बताइएगा, जूट में कौन है? इंडिया है कि बांग्लादेश है? जवाब दीजिएगा। और इंडिया में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? भारत संसार में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मांस का, पार्क का, मक्खन तथा घी, पनीर, किसका? किसका है सबसे बड़ा उत्पादक? भारत। संसार में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? भारत। मक्खन तथा घी का। मक्खन तथा घी का। मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या? मक्खन तथा घी। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मछली का, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। मछली का, क्योंकि इसमें डिफाइन करने योग्य कुछ है नहीं, मैं क्या डिफाइन करूं? मछली का बताइएगा। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। जापान के लोग मछली सबसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन उत्पादक सबसे ज्यादा चीन में होता है। उत्पादक देश पूछा है, चीन है, चाइना। और जापान में मछली को शाकाहारी कहते हैं। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो आप जानते रहेगा, इसका है यूएसए। क्या है? यूएसए। और कल से आपकी यूपीटेट की पूरी क्लासेज, बीईओ की और केवीएस की सभी क्लासेस एकदम टाइम से मिलेगी। उसकी टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। और कल से एकदम नई सौगात, नया तरीके से स्टार्ट होगा, जिसमें ज्योग्राफी हमने एक स्लाइड पढ़ा दिया है। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पे इसकी सूचना देंगे। और टेलीग्राम के लिए दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़िएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलती रहेगी, क्योंकि आज तक आपके ज्योग्राफी की नोट्स और पॉलिटी की नोट्स, दोनों नोट्स तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग जुड़ते जाइएगा, आप लोग को मिलती जाएगी। कल से टेट की भी क्लास शुरू हो जाएगी। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? बताइए। संसार में सबसे बड़ा यूएसए है। क्या है? यूएसए। और भारत में कौन है? आप जवाब दीजिएगा। संसार में सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश यूएसए है। कौन सा है? यूएसए है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश राज्य कौन सा है। अगला है, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? रेल इंजनों का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो आप भी जानते रहेगा, रेल इंजन भी सबसे ज्यादा यूएसए में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? यूएसए में। रेल इंजन का भी सर्वाधिक निर्माण रेल कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? किस देश को संसार का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बताइएगा, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? कल से चलेगा, कल से। संसार में को किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपको जवाब पता होगा, क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? बताइएगा, भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? आप जवाब दीजिएगा कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्यूबा होगा। क्या होगा? क्यूबा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध
किस नदी पर है? करीबाबाद किस नदी पर है? तो जानते रहिएगा, यह करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर है। किस पे है? जाम्बेजी नदी पर है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ये अफ्रीका महाद्वीप की है और अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप की है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। छत्तीसगढ़ को, सही जवाब, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। सही जवाब। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु क्या है? अगर भारत की मुख्य भूमि पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो अगर हम इसे समझने के लिए छोटा सा डायग्राम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे कि आप लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पे देखिए, हम प्रश्न को थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं आपको। मानना ये भारत है, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना है, मान लिया भारत है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये हमारा भारत हो गया। भारत में दो तरह के, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा भारत है, तो भारत में हमें दो चीजें मिली, बढ़िया नहीं बन पाया, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, भारत जैसा हमने बना दिया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भारत में ये पूरी इंडिया हो गई, ये इसकी मुख्य भूमि हो गई। यहाँ पे अगर लाइन डाला जाए, एक यहाँ आती है, एक यहाँ आती है। अगर पूरे ग्लोब में देखें, ये पूरा ग्लोब हो गया, ये पूरे 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ कहीं यदा कदा हमारे इंडिया, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आपका है 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जो ये मुख्य भूमि है, ये आपकी है 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि मेन लैंड अगर पूछा जाए, तो जो उसका दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पे है, तमिलनाडु के सबसे नीचे, सिर्फ कन्याकुमारी कहते हैं। जबकि अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट, जो अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिण में है। लेकिन मुख्य भूमि पूछा है, वो मेनलैंड पूछा है, तो मेनलैंड अगर देखेंगे तो मेनलैंड कहाँ पे? यहाँ पे है। कहाँ पे है? मेनलैंड यहाँ पे। ये क्या होगा? यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, तो यहाँ से कन्याकुमारी जाती है 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार है, अंडमान अलग होता है, निकोबार अलग होता है, किससे? 10 डिग्री चैनल से। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उपयुक्त आंसर होगा वह क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, हाँ ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। इसका जवाब जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? इसका बी सही जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? किसी कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगर कोई दिक्कत हो बताइए। अगला है आपका, ये भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु क्या है? आइए देखते हैं। अगर देखेंगे हम यहाँ पे इस क्रम में, तो जो भारत के सबसे उत्तर की हम बात करते हैं, भारत का सबसे उत्तर बिंदु यहाँ पे है। जो यहाँ पे बिंदु है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल के। अगर इंदिरा कॉल को देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट पर है। अब पश्चिमी बिंदु को भी जान लेते हैं। जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे, उसे किस नाम से जानते हैं बताइए? सर्किक और गौरमोता के नाम से। जो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट है। जो पूर्वी बिंदु है उसको भी जान लेते हैं। जो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूर्वी बिंदु, ये कितना है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट, जिसे क्या कहते हैं? वालंगू या किवीथू के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है। जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा पे आता है। ठीक है, कितना आता है? ये 68 डिग्री 7 मिनट है। ये आपके कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम है। लेकिन उत्तर पूछा है, उत्तर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? 37 डिग्री 6 मिनट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या? नाम एक बार बता दे। ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट। इधर है उत्तर की बात करें, सबसे पूर्व की बात करें तो वालांगू या किवीथू नाम अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिम की बात करें गौरमोता या सरक्रिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट पूछ सकते हैं आप। इंदिरा पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे होता है एक नाम है जो 2004 के सुनामी आने के बाद डूब गया। 97 वाला यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। इसे दो नाम से जानते हैं, किवीथू या वालांगू के नाम से। दो नाम है। ये पश्चिम में जो है इसका भी दो नाम है, सरक्रिक, कहीं गौर माता कहते हैं, कहीं गौरमोता कहते हैं। ये गुजरात के सबसे पश्चिम में है। कॉन्सेप्ट क्लियर?
कोई दिक्कत? शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए मत करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल से आपकी और टेलीग्राम पे सारी क्लास की न्यूज आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम लाइव होते हैं, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाई, ठीक है। इसलिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि भारत की उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु क्या है, तो क्या था? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? सी। इसका जवाब क्या होगा? सी। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यहां पे सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहां पे स्थित है? बताइएगा आप, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? अगर आपको डायग्राम से बताना चाहें तो आप समझ लेंगे। हाँ, आइए मन्नार की खाड़ी देख लेते हैं। यहां पे हम देखते हैं, ये पूरा हमारा मैप हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। अब मन्नार की खाड़ी पूछा है, तो एक बात हम बता देंगे, पहले भारत में सभी खाड़ियों को परिचित करा देते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, मैं सभी खाड़ियों के बारे में आपको बता दे रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। खाड़ी किसे कहते हैं? एक प्रश्न आता है, खाड़ी किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा, खाड़ी किसे कहते हैं। यहां पे देखिए, खाड़ी किसे कहते हैं? अंडमान हो गया। खाड़ी किसे कहते हैं? यहां पे भी है ना मन। खाड़ी किसे कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, खाड़ी किसे कहते हैं कि वह जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से गिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाली खाड़ी। लेकिन अगर खाड़ी छोटी हो उसकी अंग्रेजी बे होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर खाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, उसे बे कहते हैं। अगर वही खाड़ी आपकी छोटी हो, उसे गल्फ कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे गल्फ कहते हैं। ये खाड़ियों के नाम जानते हैं। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? बंगाली खाड़ी। अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी कहलाती है। कौन सी खाड़ी? कच्छ। यहाँ पे देखिए, गुजरात में से नो की तरह निकला है, तो जो बीच में होता है उसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, जहाँ पे इस तरह से मिले हुए बिंदु है, यहाँ पे कहते हैं खंभाती खाड़ी। इसे कहते हैं गल्फ ऑफ खंभात, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, लेकिन इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। इसे बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया, जब खाड़ी बड़ी होती है उसे हम बे कहते हैं, वही खाड़ी जब छोटी होती है उसे हम गल्फ कहते हैं। तो ये बे और गल्फ में अंतर समझ में आ गया। तो हमें अभी तक तीन खाड़ियां जानी, कौन कौन? बंगाली खाड़ी, खंभाती खाड़ी, कच्ची खाड़ी। लेकिन एक खाड़ी यहाँ पे और है, दो खाड़ियों के बारे में और बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये आपका कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के क्षेत्र को अगर हम काट कर निकाले, अगर हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, तो ये दक्षिण भारत का ये बिंदु ऐसे मिलेगा। तो ये तो जैसे अगर हम यहाँ पे निकाले, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कर्नल छोटा सा निकला हुआ है, इसे कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पे एक हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शायद आप नाम जानते होंगे। प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जिसे कहते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम के ठीक सामने यहाँ पे अगर जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो वहां पे क्या है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम से लेके एक स्थान है जिसे कहते हैं धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से लेकर ये हमारा श्रीलंका है, धनुषकोडी से लेके श्रीलंका तक एक प्रवाल भित्ति की पट्टी है, जिसे कहां से? श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, धनुषकोडी से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार तक एक प्रवाल भित्ति की पट्टी है, जिसे क्या कहते हैं पता है? राम सेतु या आदम का पुल या एडम ब्रिज कहते हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम यहीं से चढ़कर गए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके उत्तर में जो जल की धारा है उसे क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। और इसके जो दक्षिण में इसे कहते हैं मन्नारी खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नारी खाड़ी। तो ये हो गई मन्नारी खाड़ी, और इसके ऊपर जो हो गई वो क्या हो गई? पाक की खाड़ी। दोनों श्रीलंका और भारत एक जल संधि से मिलते हैं, जिसे हम पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे मिलते हैं दोनों? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। और इसके उत्तर में जाएंगे किसके? राम सेतु के। तो क्या मिला? राम सेतु को उस पार, पाक जल संधि। दक्षिण में आए तो मन्नार की खाड़ी, तो पाक की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी। तो ये हो गया पाक की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, खंभाती खाड़ी, कच्ची खाड़ी और बंगाली खाड़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बात। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि खाड़ी किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया। अगर ये पूछा जाए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ठीक,
प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ठीक इसका उल्टा है। खाड़ी क्या होता है? तीन तरफ जल से घिरे हुए भाग को, जल का वह भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा उसे खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र, वह स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हो। देखिए ये भारत हो गया, इधर क्या है? अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो तीन तरफ जल से घिरा है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। सुनो ना, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इसी के नाते कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो आप पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, क्योंकि हम आपको बताएं ना, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, आपको इस चैनल में मेरे द्वारा कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट समस्या? वरना केवल बे जो है आपका बंगाल खाड़ी है, बाकी सभी गल्फ हैं, बाकी सभी गल्फ हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपको शेयर करना हो शेयर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है, लाइक करना ना करना, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि जो मन्नार की खाड़ी है वो मन्नार खाड़ी कहां है? अब हमें जवाब दीजिए कि मन्नार खाड़ी कहां है? गुजरात के पश्चिम में, केरल के दक्षिण में, कन्याकुमारी के दक्षिण में, तमिलनाडु के पूर्व में, कहां होगा? अब आप बता लेंगे तुरंत। अब जवाब दीजिए कहां होगा, बताइए कहां होगा? अब तुरंत आप बताएंगे तमिलनाडु के पूर्व में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? अब आते हैं, इसको भी डिफाइन करते हैं। अब हम बताते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं और आपको आंसर बताना है। मैं इसको पूरा डिफाइन करूंगा, आप लोग तैयार हैं? मैं इसको पूरा समझा रहा हूं मैप में कैसे है, K2 कहां पे है, K2 गार्डियन आस्टीन कहां पे है। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट लंबा है। हाँ, ट्रांस हिमालय, सही, ट्रांस हिमालय में भी कहा। आप लोग तैयार हैं? मैं इसको समझा रहा हूं पूरा कि कहां पे है। ठीक, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया। ओ माय गॉड, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया के बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। इंडिया में ये हमारा भारत हो गया। आइए भारत के बारे में कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। भारत में एक महान हिमालय, आपने सुना होगा, भारत में, शेयर कर दीजिए भाई साहब, पैसे नहीं लगते आपके। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत में जो हिमालय है, महान हिमालय, आइए उसके बारे में जानते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जहाँ पे आज महान हिमालय, वहाँ कभी 33 महासागर रहा करता था, उसका मलबा वलित हुआ तो उसके बाद हिमालय बना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हिमालय? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि हिमालय बनने के पूर्व एक हिमालय पहले से बनकर तैयार था। जो हिमालय उसके पहले से बनकर तैयार था उसे हम ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय कहते हैं। इस प्रकार हिमालय के 4 पार्ट होंगे, आप लिख लीजिएगा। पहले चारों पार्ट आप कलम से लिख लीजिए। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे पार का हिमालय कहते हैं, ये हिमालय बनने के पूर्व बनकर तैयार था। उसके बाद दूसरा जो आता है वो महान हिमालय, जिसे हिमाद्री श्रेणी कहते हैं। दूसरा लघु हिमालय, या तीसरा मतलब लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा जिसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 बड़ी श्रेणियां थी। 3 बड़ी श्रेणियां थी। आइए श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 बड़ी श्रेणियां थी, ऐसे थी। आइए यहाँ पे बगल में देखते हैं। पहले एक श्रेणी यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ये हो गई ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां। उसके बाद महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद यहां पे शिवालिक श्रेणी। तो हमने ये देखा कि 3 प्रकार के ये हिमालय हो गए। ध्यान से समझिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं एकदम आराम से समझा रहा हूं। देखिए, ये हिमालय के 3 कलर में मैंने 4 कलर का यूज किया है। पहला
ये ऊपर की जो 3 पट्टियां हैं इन्हें ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सी हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय बनने के ऊपर बनकर तैयार थे। उसके बाद तीनों जो हैं वो हिमालय की श्रेणियां हैं। वो तीनों हिमालय कौन कौन सी हैं? पहला जो पीला कलर दिख रहा है आपको, इसे महान हिमालय, हिमाद्री श्रेणी या बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो बीच में है ये बैगनी कलर का, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम मध्य हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय कहते हैं या लघु हिमालय कहते हैं। सबसे दक्षिण में जो है उसे शिवालिक कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सबसे तीनों ऊपर के हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय। माने इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम पार का हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आते हैं ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी चोटी है। ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी चोटी है, आइए लिखते हैं, उसे कहते हैं काराकोरम। क्या पढ़ते हैं? पहले कहते हैं काराकोरम। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। ध्यान समझिएगा, ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। उन 3 प्रमुख श्रेणियां की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो सबसे ऊपरी श्रेणी है, उसे कहते हैं काराकोरम श्रेणी। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जब बढ़ते हुए तिब्बत चीन आधिपत्य तिब्बत में जब पहुंचती है तो उसका नाम बदलकर हो जाता है कैलाश पर्वत। यही आगे बढ़कर जब जाती है, ध्यान सुनिएगा, जब काराकोरम श्रेणी यहां से बढ़ते हुए डाट 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 कहां पहुंच जाती है? ये चीन में पहुंच जाती है। तिब्बत आधिपत्य चीन में पहुंच जाती है। इसी को कहते हैं कैलाश पर्वत, जो हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। तो कैलाश पर्वत समझ में आ गया? कैलाश पर्वत कहां है? काराकोरम कहां है? तो काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान से सुनिएगा, जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं K2 गाडविन आस्टीन। वो यहां पर है। कहां पे है? यहां पे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे है। मैंने डायग्राम बना के दिखाया, यहां पे है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? K2 गाडविन आस्टीन, जिसकी अगर यहां पे हम हाइट देखें तो यहां पे दिख रहा है K2 गाडविन आस्टीन 8611 मीटर ऊंची है, जो भारत में है। देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारतीय आधिपत्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहां पे है आपका? पीओके में। यहां पे क्या लगता है? पीओके। पीओके क्या होता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। माने यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में। ध्यान सुनिएगा, यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में। बेशक वो भारतीय सीमा में दर्शाया तो जाता है, किंतु वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन आस्टीन, वह कहां पे है? वह यहां पे है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक प्रश्न में आपसे पूछना चाहेंगे, पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर हम एक प्रश्न आपसे पूछे कि पीओके की राजधानी क्या है, तो आप जवाब देंगे कि पीओके की राजधानी क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तो हम आगे बढ़े। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? पीओके की जो राजधानी है उसे कहते हैं मुर्शिदाबाद। आइए क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। आप लोग साथ दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। आप शेयर कर देंगे, सभी के पास पहुंच जाएगा। इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? K2 हो गई। आइए सभी हिमालय पढ़ लेते हैं। उसके नीचे का जो है, इसके नीचे दूसरी जगह देखिए, 3 श्रेणियां बताया। सबसे ऊपर वाली काराकोरम, उसके नीचे आते हैं। जो उसकी नीचे वाली बचेगी उसे क्या कहते हैं? कल। आज नहीं, कल। कल माने के बाद क्या आएगा? यल आएगा। तो उसके बाद हो गई लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी क्या हो गई? लद्दाख श्रेणी। क्या हो गई? लद्दाख श्रेणी। ये बीच वाली लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ठीक है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये लद्दाख की, यहाँ पे देखिए लद्दाख है, यहाँ पे ऐसे लद्दाख है। ठीक है, अभी थोड़ा डायग्राम छोटा इसलिए बेहतर अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है तो उस पर बन जाता है। तो ये बीच में जो लद्दाख श्रेणी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाँ, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको किसी का नाम पता है? वह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, वह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। उसे कहते हैं राकापोसी। लिख लीजिएगा, उसका नाम है राकापोसी। उसका नाम है राकापोसी। वह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। किसकी? किसकी चोटी मैंने बताया? लद्दाख की। लद्दाख क्या है? ये मध्य में फैला। ध्यान सुनिएगा, और खासियत लद्दाख की, जो लद्दाख है वो बीच में है। लद्दाख के बीच में होने के कारण यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। कहेंगे सर वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है?
ठीक है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, आइए उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। देखिए अब जब हिमालय की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, ये किसका डिजाइन में बना रहा हूं बताइए, ये पर्वतों की डिजाइन है। अब जो वर्षा होती है, जो वर्षा जैसे इधर से वर्षा हुई, तो जो वर्षा इधर से होती है, इधर से इधर वर्षा हो जाती है, यह स्थान सूखा हो जाता है, इधर से वर्षा होती है, यह स्थान हो जाता है, ये बीच वाला सूखा रह जाता है। ध्यान समझिएगा, जब भी वर्षा होती है, इधर से होती है ये भीगता है और ये सूखा रह जाता है, इधर से वर्षा होती है ये भीगता है, ये सूखा रह जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ बारिश नहीं हो पाती, जब बारिश नहीं हो पाती तो सूखा रह जाता है, और यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, मतलब ठंडा भी है, वर्षा भी नहीं होती। इसलिए भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का शीत मरुस्थल क्या है? लद्दाख। एक प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहते तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं। तो जो बीच का है ये भारत का शीत मरुस्थल है। ये क्या है? भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर मतलब काराकोरम और लद्दाख के बीच से नदी बहती है, उसे कहते हैं श्योक नदी। क्या कहते हैं? श्योक नदी। ध्यान से देखिएगा, ऊपर कौन सा है? काराकोरम, बीच में कौन सी है? लद्दाख। दोनों के बीच से जो नदी बहती है उसे कौन सी नदी कहते हैं? श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। कौन सी कहते हैं? श्योक नदी। श्योक नदी उसे कहते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। ध्यान से देखिएगा, आगे चलकर सिंधु की सहायक बन जाती है, आगे जाके सिंधु की सहायक बन जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखते हैं। उसके जो पश्चिम की चोटी है, उसके जो पश्चिम की चोटी है, इसके दक्षिण की जो चोटी है, लास्ट बत्ता है, ये कल हो गया। कल के बाद के ल, फिर कहां? कल जा। कल जा, इसका ट्रिक क्या है? कल जा, जे माने जास्कर, जे माने जास्कर, ये इसकी सबसे दक्षिणतम चोटी जास्कर होगी। जास्कर की कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। जास्कर के बारे में इतना जान लीजिएगा कि जास्कर जाके पीछे जाके ये महान हिमालय से मिल जाती है। जास्कर पश्चिम में जाके महान हिमालय से मिल जाती है, और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, और महान हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी नंगा पर्वत है। क्यों? क्योंकि दोनों हिमालय जाके मिल जाती हैं। कौन कौन? जास्कर और महान हिमालय पश्चिम में जाके आपस में मिल जाती हैं, इसलिए दोनों की संयुक्त चोटी नंगा पर्वत होती है। कौन सी होती है? नंगा पर्वत होती है। इस प्रकार यह जो तीनों हिमालय बताया इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, और अभी तक इसका जो सबसे ऊंची चोटी होती है भारत की वो K2, वो कहां पे है? काराकोरम में है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? या महान हिमालय आपको भी पढ़ा दें, या हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ये आप हमें जवाब दीजिएगा कि इसके बाद महान हिमालय को भी पढ़ा दे, या हम अपने टॉपिक पे चले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इस पे आ जाए, या हम उसको पढ़ाएं। जैसा आप कहें। आगे पढ़ते हैं, चलिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते शेयर करें और लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। अब शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों के पास पहुंच जाएगा। मैं बेहतर पढ़ाता हूं, ये बात जब आप बताएंगे, आप मूल्यांकन करेंगे तब तो होगा, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, क्या पता आप लोग के पैसे कट जाए। ऐसी बात नहीं है, आप शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों के पास ही पहुंच जाएगी। पता है हीरा बेहतर कब नहीं होता? जब आप लोग लोगों तक पहुंचाएंगे तब तो लोग जानेंगे कि खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि शेयर कर दे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना भूल जाइएगा। आपके पैसे नहीं कटते, कभी सोचिएगा लाइक करने से शेयर करने नहीं, बस वो है कि जो मैं पढ़ाता हूँ लोगों तक पहुंचेगा। आप मूल्यांकन करेंगे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं, ये आपके मूल्यांकन है। ठीक है, लाइक करिए मत, शेयर जरूर करिएगा, अन्य लोगों के पास पहुंच जाएगा। उनको बताइए अगर मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, उनको देखने के लिए कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हिमालय की बात करते हैं, आइए हिमालय पढ़ा देते हैं आपको। देखिए, शॉर्टकट में हिमालय पढ़ाएं कि लॉन्ग कट में पढ़ाएं, ये दोनों बातें हैं। देखिए, हिमालय बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ। हिमालय पश्चिम में जब रहता है, हिमालय पश्चिम दिशा की तरफ, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पश्चिम की तरफ दक्षिण में घूम गया है महान हिमालय। पश्चिम में हिमालय दक्षिण की तरफ घूम गया है, तो दक्षिण तरफ देखिए हिमालय, ध्यान से देखिएगा, पश्चिम की तरफ दक्षिण घूम गया है और पूर्व की तरफ दक्षिण घूम गया है। ध्यान सुनिएगा, हिमालय पश्चिम की तरफ दक्षिण में है, पूर्व की तरफ दक्षिण में, और बीच में तलवार की तरह। कैसे है? तलवार की तरह है। ध्यान सुनिएगा, शेयर करिए मत करिए, लाइक करिए मत करिए, ध्यान सुनिएगा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, देखिए यही पढ़ा हुआ काम आएगा। देखिए, हिमालय तलवार की तरह है, आपने देखा तलवार की तरह है।
पश्चिम में दक्षिण तरफ घूमा है और पूर्व में। जब पश्चिम में जो दक्षिणी तरफ हिमालय झुका हुआ है उसके दो नाम है। क्या क्या नाम है? जो पाकिस्तान है ऊपर अफगानिस्तान। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं और अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? देखिए, अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं, अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जवाब दीजिएगा। हिमालय जो है आपका दक्षिण दिशा में, स्वीटी ऊपर आइए। हिमालय जो है ये पश्चिम में क्या है, दक्षिण से घूम गया है। यहां पे क्या कहते हैं, सुलेमान। सही जवाब। पाकिस्तान में इसे सुलेमान की श्रेणी कहते हैं और अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पूर्व में हिमालय है उसे अराकानी योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकानी योमा। अराकानी योमा भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। इसके मध्य महान हिमालय फैला हुआ है। महान हिमालय की जो कुल लंबाई है, महान हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। देखिए, महान हिमालय की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। महान हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस प्रकार हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी, हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी क्या है? एक प्रश्न उठता है कि हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी क्या है? तो हिमालय की जो सबसे पश्चिम चोटी है उसे क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी को क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। जबकि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो यहाँ पे है, उसे कहते हैं नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को नामचा बरवा कहते हैं, सबसे पश्चिमी चोटी को नंगा पर्वत कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, शॉर्टकट में पढ़ा देते हैं, बहुत लंबा वैसे हिमालय अपने आप में है। हाँ, अराकान योमा कहते हैं इसे, सुलेमान कहते हैं, हिंदुकुश कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है जो भारत में है? तो यहाँ पे सिक्किम के पास है, यहाँ से गुजरता है महान हिमालय। तो सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पे? कंचनजंगा सिक्किम में है, जो भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है 8598 मीटर। कंचनजंगा में सिक्किम में है। ठीक, और सबसे ऊंची अगर पूछेगा K2 की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कंचनजंगा समझ में आ गया। यहीं पे हिमालय में, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय में है, 8848 मीटर। बाकी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग को समय भी ज़्यादा जा रहा है, आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो इस टॉपिक को हम लोग और आगे पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए या कोई दिक्कत है? उसके बाद लघु हिमालय है। लघु हिमालय को अलग अलग क्षेत्र में टुकड़ा हुआ है, उसे कहते हैं धौलाधर के नाम से जानते हैं, नागाटीबा के नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर नीचे शिवालिक श्रेणी है, दोनों पीछे में जाकर आपस में मिल जाते हैं। उनके बीच में रमणी घाटियाँ हैं जहाँ पे लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, टूरिज्म प्लेस के नाम पे है। जैसे आपने बीच में है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में है उसे बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। बीच में से धून की घाटियाँ कहते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपकी क्लासेस भी चलने बाकी है। तो क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ भी अन्य टॉपिक को पूरी तरह से मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक आया था मैंने उसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अगर प्रश्न आएगा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। वैसे हाँ, दार्जिलिंग है, हाँ कई चीज़ें हैं, तो वो सारी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। क्या कारण क्या है उनका, क्यों ऐसा कहा जाता है, हर एक चीज़ का पर्यावरणीय से लेके भौगोलिक उद्देश्य होता है, इस नाते ऐसे होता है। दून की घाटियाँ कहाँ पे है? दार्जिलिंग है, हाँ सही बताया। मैसूर है, मैसूर नहीं मंसूरी है, मैसूर तो दक्षिण साउथ इंडिया में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चा है ये क्या पढ़ाता है, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। लेकिन जब सीटेट का परिणाम हमने दिया, हमारे यहाँ से लगभग आपको जानकारी होगी 12,000 से ज़्यादा अध्यापक 69,000 में लंबित हैं। और इस बार हज़ारों लोग ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई हुए। तो ऐसी बात नहीं है, हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करेंगे, सफलता काहे नहीं मिलेंगी। बस आप मेहनत तो करिए, लेकिन अगर आप लोगों को तो पहुँचाएंगे तब तो लोग जानेंगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ। लेकिन लोग शेयर ही नहीं करते। तो बस मैं यही चाहता हूँ आप सभी को शेयर कर सभी को बताएं। हाँ K2, हाँ ठीक, आगे बढ़ें।
एक छोटा सा प्रश्न पूछते हुए आपसे जाएंगे, हिमालय कितने देश से होकर जाता है, भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। दो प्रश्न आपसे पूछेंगे, हिमालय कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, दूसरा प्रश्न है कि हिमालय भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। कहीं से भी सर्च मारिएगा, हमें जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पे ई लर्निंग में दुर्गेश पर दे दीजिएगा जवाब, चाहे हमारे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जवाब दीजिएगा। मैंने क्या पूछा है, हिमालय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा है कि हिमालय कितने भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी में है। अब आप तो बता देंगे। अच्छा, एक बात मैंने तो भूल गया, एक बात मैं भूल गया। देखिएगा यहाँ पे जो लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी निकलती, ध्यान सुनिएगा, मैं बताना भूल गया, एक मिनट सुन लीजिएगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है, यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। किस कलर से ले यार, यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं। देखिए यहाँ से नदी निकलती है, वो यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। ये यहाँ से पहले क्या देखा, मैं ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि नदी भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी जाती है, लेकिन लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी जाती है, जिसे इंडस रिवर कहते हैं, जिसका उद्गम स्थल अलग अलग किताबों में अलग अलम मिलेगा। हाँ, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील वहीं पे है, राकसताल वहीं पे है, वहीं से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर भारत में होते हुए फिर यहाँ पे आती है, पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और याद रखिएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है, वहां पे मानसरोवर झील है, वहां से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं। एक सिंधु, सतलज, सांगपो को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न कि सांगपो नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में पहुंचती है उसे किस नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यह यूपी टेट का पूछा प्रश्न है। किस वर्ष पूछा है, यूपी टीटी 2017 में पूछा है। तिब्बत में मानसरोवर झील, उसके पास राकसताल है, वहीं पे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। आगे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्लास के लिए पूछ रहे थे कि बीईओ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, कल से केवीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और यूपी टेट की एक मैराथन क्लास चलेगी जिसकी फीस हमने 1000 रुपये रखी है। उसकी सभी जानकारी के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सअप कर देंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लास कैसे चलेगी, इसकी फी क्या है। आइए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ये कुमायूं हमने नहीं पढ़ाया आपको, ये हिमालय का बंटवारा है नदी के आधार पर, तो इसलिए हमने नहीं पढ़ाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जवाब बताइएगा। बीयू की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए आप लोग 6306344367 पे व्हाट्सएप करिएगा। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब मिल जाएगी। देखिए बताइए कहां होगा, जवाब दीजिए इसका। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। आइए ध्यान से देखते हैं, ये समझ में आया प्रश्न। सुपर टेट की भी क्लास चलेगी कल से, अगर इसको ज्वाइन करना ले सकता है। कौन सी, केवीएस, बीईओ और सुपर टेट, ये तीनों क्लासेस के लिए आप यूपी टेट की मैराथन क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। तो मिनिकॉय जो द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। कहाँ पे, यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के यहाँ पे दक्षिण पे क्या पे मिनिकॉय द्वीप है। तो पूछा कहाँ है, यहाँ से कहाँ है मिनिकॉय द्वीप, कहाँ है, दक्षिण में है। ये देखिए अरब सागर ये कहाँ पे, दक्षिण में, ये मिनिकॉय है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति की बनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, लक्षद्वीप, क्या हो गया, लक्षद्वीप। तो आते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहां पे होगा, कहां पे, दक्षिणी हिस्से में। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को मिनिकॉय कहा जाता है। कहां पे, दक्षिण में। कॉन्सेप्ट क्लियर, कहां पे, दक्षिण में। क्लियर कॉन्सेप्ट, कहां पे, दक्षिण में। मैंने दिखाया कैसे, समझ में आया। लक्षद्वीप के पास में नीचे है तो दक्षिण में हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिस्ता किस मुख्य नदी का सहायक नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिस्ता नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिस्ता
तिस्ता नदी, बताइए, बहुत मजेदार टॉपिक है तिस्ता नदी। इसके बारे में पूरी नदी की व्याख्या हम बाद में करेंगे कि किस किस नदी को कहते हैं, लेकिन अभी आते हैं तिस्ता नदी की बात करते हैं। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, बताइए, बताइए किसकी है तिस्ता? ना ना ना, तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भैया, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, क्या होगा बताइए? ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के बारे में बता दें आपको, छोटी सी बातें, ज्यादा ज्यादा नहीं बताएंगे। ब्रह्मपुत्र जिस समय निकलती है, जिस समय ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसका संगपो नाम होता है। जब भारत में पहुंचती है तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? देहांग नदी, क्योंकि देहांग घाट से प्रवेश करती है, और देहांग घाट से प्रवेश करने के बाद भारत में पहुंचती है तो उसे देहांग कहते हैं। फिर और आगे जाती है, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। फिर जमुना और आगे जाती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ब्रह्मपुत्र और आगे जाती है, फिर क्या होती है? उधर से पद्मा आती है, माने गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है तो उसकी फिर उधर से बराक आती है, फिर संयुक्त नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, फास्ट करें, चलिए भैया फास्ट करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र होगा। अगला है भैया, ठीक है भैया, आप लोग की आज्ञा सर आंखों पे। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे, ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही पढ़ा देंगे, बस जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। पद्मा, गंगा, उधर से पद्मा आती है, इधर से जमुना आती है, ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद कि जमुना और पद्मा मिलने के बाद फिर मेघना हो जाते हैं। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, बताइए? तो नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, तीन नदियां भ्रंश घाटी की नदियां, भारत की तीन बड़ी नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, तो ये होगी नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो गोदावरी होती है वो गोदावरी दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की गंगा है। अगर दक्षिण भारत शब्द लग जाएगा तो इसका उत्तर कावेरी हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ लीजिए, कावेरी और गोदावरी में। और दूसरी बात, ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम बहने वाली नदियां हैं जो जाके अरब सागर में जल गिराती हैं। हाँ, ये दोनों अगर मैप में अगर हम देखें तो यहां से सही नहीं बन पाया, तो इधर आके दोनों जल गिराती हैं अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पे वो है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कहां से बहती हैं? सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी के बीच से बहती हुए निकलती हैं। इन्हें भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कहती हैं। तीन नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदरा। दामोदर का उद्गम स्थल कहां है? छोटा नागपुर की पठार। छोटा नागपुर की पठार कहां है? झारखंड में। बाप रे बाप, भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसका जवाब दीजिएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचता है? ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? आप जवाब दीजिएगा। हाँ, लूनी भी वेस्ट में बहती है, लूनी भी बहती है। हाँ, लूनी वेस्ट में बहती है, सही है आपका। ऐसा लाइट कट जाने के बाद जनरेटर चालू होता है तो उसकी लाइट डीप में होती रहती है, इसलिए चमक आ रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपके भारत का मानचित्र हो गया। तो पहली वर्षा कहाँ होती है? ये अरब सागर से उठती है। कहां से? अरब सागर से उठने के बाद ITC-Z होती है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से खूब सुनिएगा, कि हमने देखा था कि फेरल का नियम साफ ये कहता है कि जब, क्या कहता है फेरल का नियम? ध्यान समझिएगा कि फेरल का नियम कहता है कि जिस समय उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती हैं, यहाँ पे ITC-Z है, ITC-Z की वजह से हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में दाएं घूम जाती हैं। जब दाएं घूमेंगी तो ये हिस्सा दाएं हिस्सा पाएगा, तो सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो पहले पश्चिमी घाट में होगी, और सबसे पहले कहाँ होगी? तो केरल के तट पर होगी। कब होगी? जून के प्रथम सप्ताह में। अगर तिथि पूछेगा तो 1 जून को केरल में सबसे पहले वर्षा हो जाएगी। सबसे पहले 1 जून को केरल में हो जाएगी। या
जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा केरल में होगी। आईटीसी जेड की वजह से यहाँ पे भूमध्य सागर होता है। ऊपर हम लोगों ने भी प्रश्न हल किया था, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती, हवा इधर से आएगी तो दाएं हाथ इधर होगा ना, दाएं घूमेगी, इसलिए पश्चिमी घाट में सबसे पहले वर्षा होगी। और सुनिए, 1 जून को केरल में सबसे पहले वर्षा हो जाएगी, किंतु 22 जुलाई आते आते संपूर्ण भारत में वर्षा लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हो जाती है। कुछ क्षेत्र कौन से छोड़ के आप कमेंट करके बताइए। यहां पे आएंगे तो सबसे इसका उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट। जवाब क्लियर क्या होगा? पश्चिमी घाट। स्क्रीनशॉट शायद कर लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी जेड अब पेड क्लास पढ़ेगा तो वहां भी हम लोग आपको बताएंगे आईटीसी जेड क्या है। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जवाब दीजिएगा। कौन सी मिट्टी है? बताइए कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? बताइए कौन सी मिट्टी है? बताइए कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, कपास के लिए होती है, इसे काली मिट्टी कहा जाता है। कपास की सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। हाँ, इसे गीली होने पर फैलती है, शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती हैं, काली मिट्टी। इसके बारे में थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। यहाँ आते हैं, कौन सी मिट्टी अधिक जलधारा क्षमता कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? जल्दी नहीं बताइएगा, 50 क्वेश्चन, समय भी ज्यादा हो रहा है, कब से पढ़ा रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए। 45, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? बताइए कौन सी? बताइए कौन सी? इसका भी काली मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगा, इसका भी क्या होगा? काली मिट्टी होगा। बाकी बाद में लैटेराइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, समय सही बात ज्यादा हो रहा है। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नाट किस फसल की बीमारी है? बताइए रूट नाट किस फसल की बीमारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूट नाट किस फसल की सबसे बड़ी बीमारी है? बताइए। हाँ, उसे रेगुलर भी कहते हैं। कुमार नीरज जी काफी अच्छा प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप बहुत तगड़ा जवाब देते हैं। मैं ये चाहूंगा आप सभी लोग भी अच्छे से जवाब दें। देखिए इसके लिए क्या होगा? इसका टमाटर होगा। क्या होगा? टमाटर होगा। क्या होगा? रूट नाट टमाटर होगा। मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा कि टमाटर महंगा हो चुका है, टमाटर महंगा हो गया, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से पूछना चाहूंगा कि टमाटर के लिए एक बातें हैं कि प्याज महंगा हो गया, तो किस कीड़े की वजह से, किस बीमारी की वजह से इस बार प्याज की पैदावार में कमी आई? तो उसके बीमारी का नाम एक बताइएगा। दूसरी बात, वह किस देश की बीमारी है जो भारत में पहुंच जाने के बाद प्याज की पैदावार में भारी कमी आ गई, जिसकी वजह से प्याज महंगा हो गया? इन दोनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न था कि प्याज को प्रभावित करने वाली, प्याज को प्रभावित करने के लिए कौन से कीड़ा या कौन सी बीमारी जिम्मेदार हुई, वह बीमारी किस देश से भारत में पहुंची है? दोनों के जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। नहीं मिलेगा सर्च करके दीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पे दीजिएगा, नहीं तो आपको बताएंगे। इस बार प्याज महंगा हुआ, इसमें क्या कारण है? एक बीमारी आई है और महाराष्ट्र में सबसे पहले पहुंची है, लेकिन उस बीमारी का नाम क्या है और किस देश से बीमारी आई है? इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की फसल किस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? इसके लिए रेड रॉट है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। रॉट ऐसा है जिसकी वजह से गन्ने की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, गन्ने की फसल सबसे ज्यादा रेड रॉट की वजह से ज्यादा प्रभावित होती है। जल्दी कम करते हैं, आपका भी समय बड़ा कीमती है। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाते हैं? ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? बताइएगा। ब्लैक आर्म किस फसल को बीमारी पहुंचाने वाली है? तो आप जानते रहिएगा, वो कपास है। क्या है? कपास को। किसको? कपास को सबसे ज्यादा पहुंचाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये क्लास आपकी काफ़ी लंबी चल चुकी, मैं आपको लगभग 1.5 घंटे से क्लास पढ़ा रहा हूँ। खैरा नामक बीमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खैरा नामक बीमारी जस्ते कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है बताइएगा। खैरा किसके लिए है, ये पूछा प्रश्न है और बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वास्तव में आज जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब आप लोगों ने पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ दिया, और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं मेहनत करता हूँ, उसका परिणाम होता है जिस समय आप हमारे सामने होते हैं। तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। बताइए क्या होगा। चावल, धान, चावल के लिए खैरा बीमारी होती है तो जस्ते की कमी से होती है। इसका जवाब ये जिन्होंने बताया था सबका सही जवाब था। केटू को काराकोरम कहते हैं। लोग का सवाल ऊपर आ रहा, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा कि क्या केटू को काराकोरम कहते हैं, तो आप लोग खुद जवाब दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो देखिएगा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि केटू को ही क्या काराकोरम कहते हैं। बड़ा उनका जवाब दीजिएगा, क्या केटू को ही काराकोरम कहते हैं, बताइए उनको आप लोग। जी नहीं, केटू एक चोटी का नाम है और काराकोरम एक श्रेणी है, और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविनास्टीन है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि क्या माउंट एवरेस्ट, मैं कह दूं कि माउंट एवरेस्ट और हिमालय का एक ही है। जी नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार केटू काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। मैं मेहनत कब करता हूं, अब अगर आप परिणाम देंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपके लिए है। तो स्मट एक प्रश्न का नाम है, नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, इसका जवाब जानते रहिएगा। ये बाजरा की फसल होती है, मोटे अनाज की फसल को प्रभावित करती है। ठीक, तो इस प्रकार इसका आज आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सभी लोग, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ाई, इस बात से ज़्यादा बेहतर तब होगा जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीईओ की बैच, यूपीटेट की बैच मैराथन क्लास कल से प्रारंभ होगी। सुपरटेट की, केवीएस की वैकेंसी बैच प्रारंभ है। आप लोग को अगर आपको लगता है लर्निंग विद दुर्गेश आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है तो आपका मोस्ट वेलकम है। अन्यथा किसी भी संस्थान के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरा पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन बड़ी बात होती है जो बोर्ड पर आके पढ़ाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग मोबाइल पे डिस्प्ले पढ़ाते हैं, वो पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है, लिखा रहता है, पढ़ा होता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है जो खड़े होकर अपने लेक्चर दे देते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है अपने बारे में अगर 5 मिनट बताना होता है हमें सोचना पड़ता है, लेकिन 2-2 घंटे की क्लास आपके सामने डिस्कस कर लेना वो बड़ी बात होती है। तो इसकी मतलब हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। उस मेहनत का परिणाम तब होगा जब आप भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे और इस मेहनत को एक परिणाम में बदलेंगे। और आप लोग इस बात को जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगेगी तो अपने साथियों को जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पेज पर रखिएगा, टेलीग्राम पर डालिएगा, व्हाट्सएप पर डालिएगा। अगर आपको बेहतर लगे तब, अगर बेहतर नहीं लगेगा इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहीं जाके और सब्सक्राइब करके बेहतर पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है। टाइम इज मनी। क्यों, इस एज के लिए समय आपके लिए सबसे बहुमूल्य है। ये कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपको लगे, जरा से भी लगे कि दुर्गेश सर गुमराह कर रहे हैं, दुर्गेश सर पढ़ाने में जरा से भी कमी है, तो आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिएगा और दूसरी जगह जाइएगा, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और अभ्यर्थी की पीड़ा मैं अच्छे से समझता हूँ कि मैंने पहली बार में भी IAS मेंस लिखा है, जो कि बार बार कहने की बातें नहीं। बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि MPAPSC की मेन सेंटर पर दिया पहली बार में, लेकिन इस बार हमने फिर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, फिर BTC जो पढ़ाट से किया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। आज मैं आपके सामने हूँ, उसी का परिणाम है। अगर आपको लगता है मैं बेहतर पढ़ाता हूँ तब नहीं पढ़ाता हूँ, अनसब्सक्राइब करके तुरंत हट जाइएगा। ठीक, और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है आपको, यदि आपको किसी भी साथी को ज्वाइन करना है, अगर कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, यदि आपको लगता है दुर्गेश सर की प्लेटफॉर्म बेहतर है, तो उसके लिए आप 6306344367। और कारण क्या है, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है, अगर आप पेड करके पढ़ेंगे तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम जैसे अभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, सबके नोट्स तैयार हो चुके हैं। खासकर बी और सुपर टेट की केवीएस के लिए मैं सबसे ज़्यादा इस समय प्रयासरत हूँ, क्योंकि मुझे इस बार परिणाम देना है। उम्र छोटी है, लोग इसका मजाक उड़ाले जाते हैं, लेकिन मुझे मेरा ये टारगेट है, मैं सबसे पहले आपको परिणाम दूँ, और परिणाम ही बोलता है। पीसीएस की क्लास भी नहीं, बीईओ की क्लास लगा रहे हैं सर, बीईओ की क्लास अभी लगा रहे हैं, क्योंकि सर अभी वही है ना कि अभी लोग उम्र पे चले जाते हैं, वो नॉलेज पे नहीं जाते, वो व्यक्तित्व पर नहीं जाते। जी, मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये मायने रखता है। आपको सिलेक्शन से मतलब है, अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता, मैं जो पढ़ाता हूँ पेपर में नहीं आता, फिर आप कह सकते हैं। और हाँ, आप भी बच्चे नहीं हैं, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, आप एक वयस्क हैं और अब अध्यापक बनने के कगार पे खड़े हैं। तो इसलिए आप हमसे ज़्यादा मुझे आप पहचान पाएंगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लगता है बेहतर है तो शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल वाचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज शेयर एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई वांट से प्लीज अचीव टारगेट विथ आवर एम इमीडिएटली, या जल्दी से आप अपने एम की तरफ अग्रसर हो जाएं और आपको आपका एम जल्दी से मिल जाए, क्योंकि आपके माता पिता की, आपके परिवार की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और आपको अपने आप से भी बड़ी उम्मीदें हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये मेहनत एक दिन परिणाम में बदले, और ये परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन स्वयं शोर मचाएगी, क्योंकि सफलता व्यक्ति की व्यक्तित्व का शोर मचाती है, तो जरूर मचाएगी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप मेरे साथ इतना बहुमूल्य समय दिए हैं, तो ये समय जायज़ रहे, नाजायज़ ना जाए, यह परिणाम में बदले। लेकिन उसके लिए हमारे जितना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैं कुछ किताबें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी क्लासेज जब ज्वाइन करेंगे मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताऊंगा, वो किताबें आप लेके आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रेफर करूंगा, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी कहूँगा पढ़ने के लिए, उसके बाद में किसी किताब का आपको नाम बताऊँगा, क्योंकि आपका ज्ञान जो होता है ये हमेशा काम देता है। किसी भी तथ्यों को, किसी भी चीज़ के लिए ये कभी आपको गाली नहीं देता, ठीक है। हम बोलने की स्पीड कम करेंगे, मामला ये होता है सर ना, पूरा डेटा तैयार है, याद है ना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब थोड़ा सा क्या होता है, कहीं पढ़ना होता है, देख देख के बोलना होता है, थोड़ा सा समय लगता है। अब पूरा रट गया है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्रयास करूंगा मैं थोड़ी स्लो पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कल से स्लो पढ़ाने की, ठीक है। हाँ, तो थैंक्स टू ऑल। अच्छा लगा आप लोग से बातें करके और आप लोग से मिलकर, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा बात है। कल से यूपीटेट की मैराथन क्लास शुरू होगी, जिसकी फीस हमने 1000 रुपये रखी है। यदि जिनको यूपीटेट की क्लास ज्वाइन करना है उनका लिया जी, अगर उनको ज्वाइन करना है तो उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इसलिए हम रहे ताकि हम अन्य टीचरों को पे कर सके, अन्य लोगों को हम दे के आपके लिए बेहतर करा सके। उसमें आपको नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस शेड्यूल उपलब्ध कराएंगे, सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन देना, आपको अंतिम रूप से चयनित करना, पढ़ाना नहीं। पढ़ने की तो पूरी जिंदगी पढ़िए, पढ़ते रहिए। हाँ, सोशल साइंस के लिए मैं कल देखिए, सोशल साइंस और साइंस और प्राइमरी फर्स्ट पेपर दोनों का मेरे पास पूरा टाइम टेबल और टोटल यूनिट बन चुकी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम पे मैं इसकी सूचना दे दूंगा, ठीक है। तो मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, ये बात लोगों को बताइएगा, अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर टेट की भी नोट्स मिल जाएगी, यूपीटेट की, केवीएस की, सभी नोट्स हमारे पास उपलब्ध होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सबके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। पूरा पढ़ लीजिएगा, लास्ट तक पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास। शुरुआत में लास्ट तक देखिएगा, काफी मजा आएगा। सुपर टेट क्लासेस सबके अलग अलग अध्यापक है जी, केवल हम ही थोड़ी अकेले पढ़ाएंगे। हम केवल जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं, बाकी मैं नहीं पढ़ाता। साइंस के लिए साइंस के सर हैं, उनकी वीडियो पढ़ चुकी है। अरे कोई बात नहीं कुमार जी, कोई बात नहीं, कभी तो उनको समझ में आएगा कि हीरे की परख जौहरी ही करता है। कभी तो समझ में आएगा, जिस दिन आप परिणाम देंगे उस दिन वो पूछेंगे। सतीश जी, हाँ, नाम बहुत बड़ी बात नहीं है सर, आप ऐसा काम करो कि नाम आपका अपने आप ऊंचा हो जाए, ठीक है। मेरा नाम दुर्गेश है, ठीक है। मेहनत आप भी तो करते हैं, वरना इतनी रात के कौन पढ़ता है यार। आप मेहनत करते तभी मेरे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, 12 बजने को आए हैं, ठीक है। चलते हैं फिलहाल, बेस्ट ऑफ लक। अब भी चलिए, केवीएस की कल से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 1 तारीख से पूरी अगली, कल से क्लासेस सभी धीरे धीरे करके प्रारंभ हो जाएंगी जी।
कल क्लास की शेड्यूल आपको उपलब्ध हो जाएगी। और कल से एक साथ, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया आपको, कल से एक साथ 2 क्लासेस चलेंगी, कल से एक साथ 2 क्लासेस चलेंगी। मेरा एक यूट्यूब चैनल और है दुर्गेश सर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। दुर्गेश सर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल और है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, क्योंकि वहाँ पे भी 2 क्लासेस साथ चलेंगी। आपात प्रारंभिक अलग, प्रारंभिक अलग, केबीएस की अलग, और साथ ही साथ केबीएस की चलती रहेगी, उसके साथ साथ एक क्लास आपकी और चलती रहेगी। कारण क्या है कि एक समय में 2 लोगों को पढ़ाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन मेरी मजबूरी है दोनों के साथ लेके चलना है। ठीक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कल परसों से दोनों के नाम काम आना शुरू हो जाएगा। यूपी टेट यहाँ चलेगा, प्राइमरी इधर, अपर प्राइमरी उधर, ताकि दोनों को लाभ हो। ठीक, क्योंकि हम इसीलिए तो आए हैं। अब अग्रिम शुभकामनाएं के साथ बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक, कब फॉर्म आएगा ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं, सिलेक्शन लेना बड़ी बात है। आप तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। फॉर्म आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं, आपके तैयारी में कोई कमी ना रहे। फॉर्म आ जाएगा तब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप 12 लाख की जनसंख्या में जो फॉर्म आवेदन करते हैं उनमें आपकी गिनती होगी, क्योंकि सिलेक्शन मात्र 3 से 5 हज़ार का होगा जितनी पद संख्या होगी। अगर आपको उनमें अपना जगह बनाना है, आपको अभी से प्रारंभ कर देना होगा अपनी पढ़ाई को। ये नहीं सोचना होगा फॉर्म कब आएगा। आप अपने रेस के एक बेहतर धावक बनिए। रेस कोई भी हो, आप हमेशा अव्वल आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने रेस के सबसे अच्छे धावक तो बने। पहले आप तैरना तो सीखे। फार्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। नदी में तैरने से बड़ी बात है, पहले आपको नदी में कूदने से ज़्यादा बेहतर है आपको तैरने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो डूब जाएंगे। सेम वही कंडीशन आपके फॉर्म के साथ होती है। आप फॉर्म मत पूछा करिए कब आएगा, आप अपने तैयारी करते रहिएगा। जब फॉर्म आएगा अभी आवेदन करिएगा और जाके आप सिलेक्शन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तब जाके पढ़ना शुरू करते हैं। जब फॉर्म आता है तो उनका सिलेक्शन होगा, जो अभी से पढ़ा उसका होगा। सीधी सी बात है, पहले उनका होगा जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस अभी इस चीज़ को फॉलो करिए, इस बात को समझिए। आप ये फार्म मत पूछा करिए। सुपर टेट की भी चल रही कल से। अगर आपको लगता है दुर्गेश सर बेहतर है तो जुड़िए, नहीं लगता कहीं और जाइए। ये पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ये पढ़ते रहिए। पेपर कब होगा, मानिए पेपर कल है, क्यों, इससे क्या मतलब। क्या पेपर कल होगा तो नहीं पढ़ेंगे, परसों का नहीं पढ़ेंगे। हाथ से बेस्ट दीजिए, तभी परिणाम आपके सामने आएगा, तभी परिणाम आपके सामने आएगा भैया। आप अभी से बेहतर देंगे तब तो। बाकी बहुत सारी बातें करने को चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फर्जी खबर से, अफवाहों से दूर रहें। अच्छा, मेरे पुराने वीडियो अच्छे होते थे, अब नहीं अच्छे होते। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको जाने दीजिए। पुनः बेस्ट ऑफ लक, लास्ट बेस्ट ऑफ लक। लास्ट मतलब अभी जिंदा रहेंगे शायद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैथ भी पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छा मैथ पढ़ाते ही आप लोग जानते हैं क्या? ये बात कितने लोग जानते हैं मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ? अरे सब लोग तो नहीं जानते होंगे, चलिए जान जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। पता नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। पता नहीं मैं अच्छा मैथ पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। क्या है बताइए कुमार जी। मतलब मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग सोते रहिए, आप लोग जाते रहिए। अच्छा, आपने देखा है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। अब जाइए, ठीक है। कोचिंग में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना। ठीक है, हाँ कमेंट लेने समय ज़्यादा नहीं ले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दी। इलेरिंग दुर्गेश से ज्वाइन करेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, यूट्यूब। हाँ, मैथ कल से पूरी शेड्यूल से क्लास चलेगी।